जय श्री राम। दोस्तों, गुरु मिथुन राशि में आ चुका है। इसके ऊपर एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि शुरुआत के 5 लग्नों पर सिंह लग्न तक इस पर क्या असर होने वाला है, इस गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले तो उस पर लाइक और कमेंट्स के लिए धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम कन्या लगन से लेकर मीन लगन तक जानेंगे कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ 12 राशियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो हम कवर करेंगे। और गोचर देखते वक्त और किन बातों का दिमाग में बात रखनी चाहिए, क्या समझ के इसको अप्लाई करना चाहिए, और राशि और लगन अगर अलग अलग हैं तो उसको कैसे देखा जाता है, कैसे लगाया जाता है, इस बारे में बात करेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन वालों की कुंडली में दशम भाव में बृहस्पति का गोचर हुआ है। जब दशम भाव में बृहस्पति गोचर करता है तो उसकी 7वीं दृष्टि चौथे घर पर आती है। चौथे का स्वामी भी यही है। शनि भी आजकल आपके सप्तम भाव में है और चौथे को ही देख रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये एसेट क्रिएशन के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो अगर आप मकान के बारे में सोच रहे थे तो मैं सुझाव दूंगा कि इस दौरान अगर मकान बनाने के लिए आप जाते हैं या ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उसके योग बड़े प्रबल दिखते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती दिखती है। एक बात और भी समझिएगा, चौथा घर मेंटल हैप्पीनेस या डोमेस्टिक लाइफ का भी है। कन्या लगन वालों के लिए ये आने वाला 1 साल डोमेस्टिक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। तो घर पर तालमेल बिठा के रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली बता रही है कि तालमेल कम बनेगा पार्टनर के साथ या डोमेस्टिक लाइफ पर, उसको मैनेज करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए ये शुभ संकेत देने वाला है, क्योंकि अगर मैं धन भाव पर देखूं तो बृहस्पति, जो कि धन का कारक भी माना जाता है, उसकी दृष्टि आ रही है। धन भाव से छठे भाव में शनि का गोचर है, तो इंडिकेट करता है आर्थिक रूप से तो उन्नति हो रही है, लेकिन जो दूसरी बात मैंने कहा, डोमेस्टिक लाइफ पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। गृहस्थ जीवन पर परेशानी आ सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि गुरु और शनि, ये दोनों ग्रह धीमे चलते हैं, मंद मंद चलने वाले हैं। जब ये दोनों ही केंद्र में आ जाएं, या एक लगन को देख रहा हो, एक दशम में बैठा हो, या एक दशम से दशम में बैठा हो, तो ये थोड़ा स्टेगनेंसी को भी दिखाते हैं। मतलब ग्रोथ जो हो रही है उसको थोड़ा धीमा कर देगा। काम बनते बनते लास्ट मोमेंट पे लगेगा कि रुक रहे हैं, थोड़ा आराम से हो रहा है। तो थोड़ा धीरज रखिए, टाइम है, निकल जाएगा। वो ख़राब टाइम भी नहीं है, लेकिन वो जो पेस आपकी अभी तक चल रही थी वो पेस थोड़ी कम होने के योग है। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि इन लोगों का लग्नेश यानी बुध कहाँ बैठे जिससे कि इसके फ़ायदे ज़्यादा मिले इस गुरु के गोचर के, तो घर इस प्रकार हैं। 12वां भाव लगन, धन भाव, संतान भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दशम भाव। अगर इनमें से कहीं पर भी आपका बुध विराजित है तो ये गोचर आपके लिए और शुभ फलदायी है। अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन पर आने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करनी है। हमारे पुराने दर्शक इनको जानते हैं, लेकिन जो नए देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि गोचर अकेले फल देने में सक्षम नहीं होता। खाली गोचर देख के अगर फलित करना होता तो फिर जन्म कुंडली की महत्ता ही नहीं रहती। खाली अपनी राशि पता करो, लगन पता करो और ग्रह कहाँ चल रहे हैं उसको देख लो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो गोचर लगाते वक्त कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान देना होता है, जिनमें सबसे प्रमुख है ग्रह का बल। जैसे अभी ये बृहस्पति मिथुन में आया, तो मिथुन राशि में आया तो कौन से भाव में है, उस भाव में उस ग्रह के होने के फ़ायदे हैं या नुकसान, किस राशि में है उसका फ़ायदा है या नुकसान, उसकी वजह से इसके जो रिज़ल्ट है उसमें वेरिएशन आता है। तो एक इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि गुरु शुरुआत में वृषभ राशि में था, जो उसकी मित्र की राशि कंसीडर नहीं की जाती, लेकिन मिथुन में आने पे सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई है। ठीक है, थोड़ी बेटर हुई है, बहुत ज़्यादा तो अभी भी नहीं, लेकिन वृषभ से मिथुन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मिथुन राशि में आने पर बृहस्पति अपनी दोनों राशियों से केंद्र में आ जाता है। दूसरा, ग्रह का वेद, ये क्या बला है
देखिए, जब कोई ग्रह एक राशि में गोचर कर रहा होता है तो उसके परिणाम को बाधित यानी रोकने का प्रयास बाकी ग्रह करते हैं जब जब कुछ स्पेशल जगह पे वो आते हैं। इसे ग्रह का वेद कहा जाता है, गोचर वेद भी बोलते हैं। महत्वपूर्ण है विदाउट अ डाउट, लेकिन क्योंकि हम गुरु की बात कर रहे हैं और गुरु 1 साल तक वहाँ पर रहेगा तो वेद अब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। कोई अगर रोक भी देगा थोड़े समय के लिए फिर दोबारा बाद में मिल जाएगा, लेकिन परिणाम तो मिलना है। तो वेद का कंसिडरेशन या उसको कंसीडर करना आवश्यक होता है। फिर आता है जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति। भाई गुरु कहीं आ रहा है, परिणाम देगा। जैसे अभी हमने 2-4 लग्नों में कहा कि आपके विवाह की संभावना है, जहाँ दिख रही है वहाँ बोला गया। अब अगर कुंडली में विवाह के योग ही ना हो, कुंडली में दिख रहा हो कि अनमैरिड रहेगा, तो फिर आप इसको कैसे लगा सकते हैं। तो जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो बताती है कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, और गोचर हेल्प ये करता है कि क्या वो आप अब अचीव कर सकते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए इसको समझ के करिएगा, वरना आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये परिणाम कैसे लगाने हैं, कब लगाने हैं, कैसे इसको देखना है, नहीं क्लियर होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है भारतीय ज्योतिष में वो होती है दशा। अलग अलग ग्रहों का वक्त आता है। तो जैसे अभी जो आप फलित सुन रहे हैं बृहस्पति का, अगर बृहस्पति की महादशा भी आपकी चल रही है तो ये फल आपको ज़्यादा मिलेंगे, इसका प्रभाव आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी बृहस्पति की महादशा नहीं है, बृहस्पति से कनेक्टेड प्लैनेट की नहीं है, बृहस्पति जिस राशि में है उस घर के मालिक की नहीं है, तो फिर इसका कोई खास परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये कुछ 4 फैक्टर हैं जिसको कंसीडर करके गोचर का फलित करना चाहिए, वरना परिणाम नहीं मिलता है। अब तुला की बात करते हैं। तुला लगन के केस में बृहस्पति त्रिकोण में आने वाला है, यानी कि नवम भाव में आने वाला है। राहु ऑलरेडी आपके पंचम में चल रहा है। जब दो ज्ञान के कारक या ऐसे जो बुद्धि को इंडिकेट करते हैं वो लगन से त्रिकोण में गोचर करे, तो ये अच्छा टाइम होता है प्लानिंग का, नई नई प्लान बनाने का कि आगे फ्यूचर में मैं क्या करूं क्या ना करूं, उसके ऊपर काम करने का टाइम होता है, एग्जीक्यूट करने का नहीं। मतलब अभी अगर आप मुझे कहें कि अभी मैं पैसा लगाने के लिए रेडी बैठा हूं, मैं कोई काम खोलने जा रहा हूं, अगर प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है तो आप करिए। लेकिन अगले 1 साल में अगर कोई प्लान बनता है तो उस पर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इस दौरान बहुत फेरबदल आपके दिमाग में भी होंगे, आपके प्लान्स में भी होंगे। तो ये अच्छा टाइम है, फ्यूचर प्लान करें, बैठें, समझें कैसे करना है, आगे का क्या देखना है, वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। दूसरी चीज़, जब कभी तीसरे भाव पर तीसरे के स्वामी की दृष्टि आ जाए और शनि भी उसे देख ले, तो ये टाइम होता है चेंज का। आपकी प्रोफाइल चेंज, आपकी लोकेशन चेंज, इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप कोई कंपनी चेंज करना चाह रहे थे या आप स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाह रहे थे, तो उस बारे में सीरियसली सोचिएगा। अभी के जो ग्रहों का गोचर है वो आपके लिए फेवरेबल है। आपका लोकेशन चेंज हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र में प्रोफाइल चेंज हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये दोनों ग्रह जो मैंने गुरु और राहु की बात की, क्योंकि ये बौद्धिक क्षमता को इंडिकेट करता है और दोनों का कनेक्शन आजकल लगन से हो जाएगा जातक के। ऐसी स्थिति में जातक ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है, मतलब ओवर थिंकिंग कैन क्रिएट इशू, क्योंकि इस पर्टिकुलर लग्न के लिए जुपिटर इज़ नॉट कंसीडर टू बी अ गुड प्लैनेट। जुपिटर को बहुत कारक ग्रह नहीं मानते। वो लगन को देख रहा है, राहु का प्रभाव लगन पर आ रहा है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिएगा। स्ट्रेस लेने से कोई चीज़ें सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएगी, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। बेहतर है स्ट्रेस को अवॉइड करें। इसके अलावा पंचम भाव को लेकर बहुत शुभ फलदायी है ये समय। कारण उसका ये है कि पंचम भाव पर कारक बृहस्पति की दृष्टि आएगी, तो वो इसके लिए फेवरेबल है। पंचम भाव में राहु का गोचर है, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और टेक्निकल नॉलेज गेन कर रहे हैं, किसी तरह की तकनीकी शिक्षा आप सीख रहे हैं, तो उसमें ये टाइम बहुत बेहतर रहने वाला है। तो इस टाइम पीरियड पर मुझे ये दिखता है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति, संतान से भी अच्छी खबर सुनने का मौका मिले, संतान की ग्रोथ के योग में बनते हैं, मेंटल स्ट्रेस की संभावना बनती है। प्लानिंग आप अच्छी करेंगे बट एग्जीक्यूट मत कीजिए,
ये कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अब अलग अलग भावों की बात करते हैं। जहाँ शुक्र बैठा हो तो इस गोचर के आपको ज़्यादा शुभ परिणाम मिलेंगे। तो 11वें भाव में यदि आपका शुक्र बैठा है जन्म कुंडली में, तो ये टाइम आपके लिए बेहद शुभ है। द्वादश भाव में है तो भी शुभ है, लगन में बैठने पर भी एडवांटेज मिलेगा। चौथे घर में यदि आपका शुक्र विराजित है मकर राशि में, तो भी ये समय आपके लिए शुभ है। शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ में अगर आपका शुक्र विराजित है तो भी ये समय आपके लिए बेहद शुभ है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? क्या आप इन सितारों की भाषा समझना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपके लिए खुशखबरी है। हमारे 3 लाइव कोर्सेज जहाँ पर आप ऑनलाइन लाइव हमसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लॉन्च होने जा रहे हैं जून में। इसमें एक कोर्स होगा जिसमें फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी, दूसरे में प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी कराई जाएगी और तीसरा एडवांस कोर्स रहने वाला है। ये सभी कोर्सेज लाइव होंगे। इस वजह से आप मुझसे और मेरे बाकी जो अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं उनसे सीधे पढ़ पाएंगे और अपने शंका के समाधान भी ले पाएंगे। तो देर किस बात की है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं, क्योंकि लाइव बैचेस में हम कम स्टूडेंट लेते हैं क्योंकि जिससे इंटरेक्शन हो पाए। तो आप अभी अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं आने वाले कोर्सेज़ के लिए। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो 9821820026 पर आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी कि आपको क्या जानना है। तो इंतज़ार रहेगा आप सभी का। मिलते हैं जल्दी। जय श्री राम। शुक्र यदि वृषभ में बैठा है तो भी ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन जब अपर मिडल बॉक्स में 8 नंबर लिखा हो तो उसको वृश्चिक लगन बोलते हैं। आपकी पत्रिका में बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में मिथुन राशि में आए हैं। शनि तीसरे घर का स्वामी होकर पंचम भाव में चल रहा है और साथ ही साथ राहु केतु एक्सिस आपके केंद्र में चल रही है, चल जाएगी, मतलब मई के आते आते वो भी वहाँ पर आ जाएगी। अब इसका फलित क्या है? देखिए, कुंडली में तीसरे का स्वामी अपने से तीसरे होना, बृहस्पति काल पुरुष की तीसरी राशि में होना, ये इंडिकेट करते हैं कि इस टाइम पीरियड पर आपको अपने मित्रों से सहयोग मिलने के योग बनेंगे। अगर कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई अपना करीबी आपको कोई सलाह देता है तो उस सलाह को मानने से आपको लाभ रहेगा। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे गुरु की राशि में है और वो गुरु कालपुरुष की मिथुन राशि में है, तो ये इंडिकेट करता है कि मित्रगण से आपको लाभ रहेगा। इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगी। वो कैसे? देखिए, अगेन मिथुन राशि कम्युनिकेशन को इंडिकेट करती है। वहाँ पर बृहस्पति मौजूद है और आपकी कुंडली का तीसरे घर का मालिक गुरु की ही राशि में बैठा है, तो इंडिकेट करता है आपका बातचीत करने का तरीका, लोगों को इम्प्रेस करने का तरीका और इम्प्रूव होने वाला है, एडवांटेज मिलेगी आपको। वैसे भी ये गुरु आपके सेकंड हाउस को देखेगा तो वो इस चीज़ को और कंफर्म कर रहा है कि अब बोलते वक्त आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल बढ़ेगा। इसके साथ साथ इस समय डोमेस्टिक लाइफ और फैमिली लाइफ में स्ट्रगल दिखता है। वो क्यों? तो क्योंकि गुरु जो धन भाव का या कुटुंब भाव का, परिवार भाव का स्वामी है, वो अष्टम भाव में है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर आ रही है, जिससे परिवार को देखा जाता है। तो पारिवारिक मामलों में कोई तनाव जो अगर है तो उससे बचें, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, वरना उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है या मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकती है। तो फैमिली टेंशन से थोड़ा बचिएगा। वैसे भी राहु चौथे में आ जाएगा, फिर उसके बाद ये कॉम्बिनेशन तो दिखा रहा है 4th हाउस रिलेटेड इश्यूज़ कांट बी रूल्ड आउट। आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रैवल के स्कोप को ये कॉम्बिनेशन बढ़ा रहा है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ पर फिलहाल विराजित है वहाँ से उसकी 5वीं दृष्टि द्वादश भाव पर आएगी और शनि जो कर्म का कारक है वो कालपुरुष की 12वीं राशि में ही बैठा है, गुरु की राशि में ही बैठा है। अब बात करते हैं मंगल की कि आपकी पत्रिका में आपका लगन का स्वामी मंगल किन भावों में हो, जिससे कि इस गुरु का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया जा सके। तो यदि मंगल दशम भाव में है तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है। यदि मंगल लाभ भाव में है तो भी बहुत अच्छा है, लगन में है तो बहुत शुभ है, धन भाव में बहुत शुभ है, संतान भाव में मंगल अगर आपके बैठा है तो वो लाभदायक है और सप्तम भाव में बैठने पर भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है।
साथ ही साथ 8वें घर में भी अगर आपका मंगल बैठा है तो ये गुरु का गोचर आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। धनु लगन, धनु लगन तब होता है जब अपर मिडल बॉक्स में 9 नंबर की राशि लिखी हो, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गुरु का गोचर आया है, शनि आजकल आपके चौथे घर में चल रहे हैं। अब इस स्थिति में होने क्या वाला है, जब कभी भी लग्न का मालिक लग्न को देखे और साथ में शनि भी देखे तो ये आपकी स्टेटस के लिए बहुत अच्छा माना गया है। समाज में नाम रुबाब आपका बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपको लोग ज़्यादा पहचानेंगे, तो उस पहचान बनाने की संभावनाओं को बल मिलता है गुरु के इस गोचर से। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब लग्न का स्वामी सप्तम भाव में मिथुन राशि में गोचर करे तो दूसरे को प्रसन्न करने के चक्कर में आप अपना नुकसान ना करें। मेरी बात समझिएगा, सप्तम भाव में मिथुन राशि में लग्नेश का बैठना ये इंडिकेट करता है कि दूसरे की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, दूसरे के आपसे क्या अपेक्षाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना कुछ बलिदान देने की या पीछे हटने की, या चलो छोड़ यार इसको बुरा ना लग जाए, इस टेंडेंसी की वजह से आपको परेशानी आ सकती है। तो प्रयास कीजिएगा कि इस तरह के स्वभाव से बचें, तो आपके लिए फेवरेबल है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हेल्थ का ध्यान दें भाई। वैसे तो देखिए धनु लगन वालों के बीमार पड़ने की संभावना कंपेयर टू अदर लगना थोड़ी कम होती है, लेकिन अब बृहस्पति जब सप्तम में चलेगा और शनि लगन को देखेगा, दोनों ही लगन से संबंध बना रहे हैं, तो द्विग्रह गोचर के अनुसार लगन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब लगन एक्टिवेशन का एक अर्थ ये भी होता है कि हेल्थ कॉन्शियस हो जाना। परमात्मा करे आप अपने आप ही हो जाएं, जिम जाना, वॉकिंग, रनिंग या आप खुद ही चालू कर दें। नहीं करेंगे तो फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे कि उसकी वजह से करना पड़ेगा, तो करने की संभावना बहुत हाई है। तो हेल्थ को कंसिडर कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फाइनेंशियल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम पीरियड अच्छा है, क्योंकि आपके लाभ भाव को आपका लग्नाधिपति सप्तम में बैठ के देख रहा है। दूसरे जो आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि है वो भी चौथे में बैठ के लगन को देख रहा है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा है, स्टेटस बढ़ने की संभावना अच्छी है। हेल्थ का ध्यान रखना होगा, दूसरे को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान मत कीजिए। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ बृहस्पति हो आपकी जन्म कुंडली में जिससे कि इस शुभ फल की प्राप्ति और बढ़ जाए। तो अगर आपके भाग्य स्थान में गुरु है तो ये लाभदायक है, कर्म क्षेत्र में लाभदायक है, व्यय भाव में लाभदायक है, लगन में ही बैठा हो तो बहुत अच्छा है, चौथे भाव में बैठा है तो बहुत अच्छा है, संतान भाव में बहुत शुभ फलदायी है, छठे घर में आपके लिए अच्छा है, सातवें भाव में आपके लिए अच्छा है। तो मतलब इन सभी भावों में यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति मौजूद है तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक समय। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन तब होता है जब अपर मिडल बॉक्स में 10 नंबर लिखा हो। आपकी पत्रिका में गुरु महाराज छठे भाव में आए हैं मिथुन राशि में, और आपका लग्नेश ऑलरेडी तीसरे भाव में पहुंच गया है। इससे क्या इंडिकेशन मिलता है? इससे इंडिकेशन ये मिलता है कि इस टाइम पीरियड में सफलता आपको मिल रही है, उसमें तो संशय नहीं है, लेकिन बिना बाधित हुए, बिना हिकअप्स के नहीं। शुरुआत में काम रुके, आपको लगे हो नहीं पा रहा है, क्या करें, एक झटका और एक झटका और करते करते फिर आप सक्सेस को अटेन कर पाएंगे। सीधे अगर आप सोचें कि आसानी से काम बनेगा तो सॉरी, इस वक्त वो नहीं दिखता है, क्योंकि लग्नेश तीसरे भाव में हो और तीसरा का स्वामी जो अगेन उपचय भाव का अधिपति हुआ वो छठे में हो, तो ऐसी स्थिति में नज़र आता है कि आपको प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे तब सफलता मिलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम पर मकर राशि वालों के, मकर लगन वालों के साथ रहने वाली है, क्षमा कीजिएगा, वो ये है कि इनका लग्नेश काल पुरुष की 12वीं राशि में गया, प्लस इनकी कुंडली में जो 12वें का स्वामी है बृहस्पति वो 12वें घर को देख रहा है। ऐसी स्थिति में फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन से कनेक्शन बढ़ने की संभावना मकर राशि वालों की ज़्यादा है। अगर आप किसी एक क्षेत्र में काम करते हैं तो अपने शहर के बाहर जाके देखिए, वहाँ ग्रोथ की संभावना बनेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से कुछ संबंध की संभावना भी है, तो उसको आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम इस कुंडली में ध्यान दें तो जो कंसल्टेंट हैं, जो ऐसा काम करते हैं जहाँ पर बोल के खाया जाता है, बोल के खाना मतलब कि आपकी वाणी के द्वारा ही आप कमा रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है।
ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अर्थ त्रिकोण यानी कि दूसरे, छठे, 10वें घर में से 2 घर में नैसर्गिक ऐसे ग्रह मूव कर रहे हैं गुरु राहु जैसे, जो बुद्धि को इंडिकेट करते हैं, नॉलेज को इंडिकेट करते हैं। तो नॉलेज वाला काम जिसमें दूसरे को समझाना है, बताना है, कंसल्टेंट के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कुंडली में लग्नेश का मीन राशि में होना, उसके बाद पंचम भाव को देखना, प्लस बृहस्पति का छठे में होना दिखा रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एजुकेशन के लिए भी लिहाज से भी ये टाइम पीरियड काफ़ी फेवरेबल रहेगा। तो अगर आप इस टाइम पीरियड में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर सके, स्पेशली रिलेटेड टू स्किल सेट, इज़ गोइंग टू सूट यू, आपके लिए हाईली फेवरेबल रहेगा। अब बात करते हैं कि शनि कहाँ कहाँ विराजित हो जिससे कि इस योग के, ये बृहस्पति के इस गोचर के आपको लाभ मिल सके। सप्तम भाव में, लगन में, धन भाव में, सुख भाव में यदि शनि बैठा है तो ये आपके लिए शुभ फलदायी समय है। कुंभ लगन, कुंभ लग्न तब होता है जब अपर मिडल बॉक्स में 11 नंबर लिखा हो। आप लोगों के लिए पंचम भाव में बृहस्पति महाराज आए हैं मिथुन राशि में। लगन का स्वामी दूसरे भाव में चल रहा है और लगन में राहु आने वाला है। अब इस स्थिति में स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ जाती है। आध्यात्मिक उन्नति जो लोग चाहते हैं, नाम दीक्षा किसी ने ली है या मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो नहीं भी करते हैं, अगर आरंभ करते हैं तो इस दौरान उनकी ग्रोथ की संभावनाओं को बल मिलता है। इसके साथ साथ लाभ भाव पर शनि की दृष्टि, लगन के मालिक का धन भाव में होना, लाभ भाव पर लाभेश की दृष्टि, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन हमारी ये रहेगी कि भाई पैसा आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, 11वें घर का फ़ायदा हो रहा है, बड़े भाई का फ़ायदा हो रहा है और हमारा भी। तो कहने का मतलब है सोर्स ऑफ इनकम इम्प्रूव होती दिखती है, आपके गेन्स बढ़ते दिखते हैं। अलॉन्ग विद इट, अगर आपके कोई बड़ा भाई या बहन है तो उसकी जीवन में भी आप अच्छी खबर सुनना स्टार्ट कर देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा लेकिन, जब गुरु और राहु जैसे ग्रह त्रिकोण में चलते हैं और लग्नेश द्विस्वभाव राशि में होता है तो आपकी निर्णय शक्ति पे डाउट हो जाता है। आपका जो निर्णय लेने का जो क्या कहूँ योग्यता है वो धूमिल हो जाती है, कम हो जाती है। इसका ये अर्थ है इस दौरान कोई भी निर्णय अपनी मर्जी से ना लें। जीवन का कोई अगर इम्पॉर्टेंट निर्णय है तो औरों को शामिल करें, पेरेंट्स को, लाइफ पार्टनर को, या जिनको भी आप कर सकते हैं कि क्या मैं ये करूँ तो सही रहेगा, क्योंकि इस दौरान गलत निर्णय होने की संभावना बढ़ जाती है जब लग्नेश द्विस्वभाव राशि में और लगन से त्रिकोण में गुरु राहु जैसे ग्रह। प्रॉपर्टी गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये टाइम पीरियड अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज ऑलरेडी सेकंड हाउस को देख रहे हैं, गुरु की भी जो पोजीशन है वो भी फेवरेबल है प्रॉपर्टी खरीदने के पर्सपेक्टिव से। तो इस आधार पर अगर प्रॉपर्टी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो आपको लाभ रहेगा। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हो शनि कि इस ग्रह योग का आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। अगर तीसरे भाव में शनि नीच का आपका बैठा है तो ये गोचर आपके लिए फेवरेबल है। छठे भाव में है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 12वें घर में है तो शुभ है, और यदि लगन में है तो भी आपके लिए ये शुभ फलदायी रहने वाला है, आपको उसका एडवांटेज रहेगा। अब बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन, जब अपर मिडल बॉक्स में 12 नंबर लिखा हो तो उसे मीन लगन कहते हैं। आपकी कुंडली में चौथे भाव में आपका लग्नेश आ रहा है, जो कि कंडीशन पहले से मच बेटर है। अलॉन्ग विद इट लगन में आपके शनि महाराज चल रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। अब इस दोनों को अगर हम मिला के देखें, इन दोनों को, गुरु शनि को, तो हम ये देख पा रहे हैं कि 10वें घर पर 10वें घर के मालिक की दृष्टि है, साथ में शनि जैसे ग्रह की भी 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पर आ रही है। इसका मतलब है इस दौरान आपका जो फोकस रहेगा वो करियर पर रहने वाला है। करियर चेंज, करियर ग्रोथ, मतलब ये दोनों की संभावना है। डिस्क्लेमर साइन यहाँ पर अगर स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे होंगे तो डिस्क्लेमर साइन इसलिए दिया है कि एक कंसर्न दिखता है इस भाव को लेके। एक इस भाव को लेके चिंता बोल लीजिए या खुशी बोल लीजिए, दोनों हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट। लेकिन करियर आने वाले 1 साल आपके लिए प्रायोरिटी पर रहेगा। इसके साथ साथ हेल्थ, ये दूसरा ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। उसका कारण क्या है कि लगन में जब शनि जैसा ग्रह चल रहा हो, लग्नेश चौथे हो, 8वें हो या 12वें हो, तो
तो हम ऐसे में ये देखते हैं कि हेल्थ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेहतर रहेगा कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट अगर भगवान ना करे लेने की ज़रूरत पड़े तो अच्छे से ले, अदरवाइज़ परहेज़ करें, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब लगन में शनि यानी एक क्रूर ग्रह चल रहा हो, लग्नेश खुद द्विस्वभाव राशि में हो, लग्नेश पर राहु जैसे ग्रह की दृष्टि हो, तो आपकी भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफरेंट लग्नों में बताया किन किन में ऐसा, और आपकी भी डिसीजन मेकिंग पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि भ्रमित होने के योग ज़्यादा है। लग्नेश का द्विस्वभाव राशि में आना, उस पर राहु की दृष्टि आना, लगन में क्रूर ग्रह का गोचर, ये सब इंडिकेट करता है कि आपको अपनी डिसीजन मेकिंग पर थोड़ा काम करना चाहिए। इस दौरान गलत निर्णय हो सकते हैं। एक एडवांटेज इसका ये दिखता है जो अभी गोचर आया है, जो भी गवर्नमेंट है या जो बॉस है आपका, उससे आपको सपोर्ट मिलने की संभावनाएं भी प्रबल है। उसका कारण ये है कि जब गुरु शनि दोनों मिलकर किसी भाव को देखें तो उस भाव को एक्टिवेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका काम गवर्नमेंट टेंडर का या गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो मैं कहूँगा ग्रोथ की संभावनाएं प्रबल है। अगर आपका काम इन दोनों से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपका बॉस, आपका सीनियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी करियर ग्रोथ में, तो वहाँ से हेल्प मिलने की संभावना है। कुल मिला के दशम भाव जिससे बॉस और सरकार देखी जाती है वो आपके पक्ष में है। आपको उस तरफ ध्यान देंगे तो आपको लाभ रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति कहाँ कहाँ हों जिससे कि इस योग के फ़ायदे हमें और मिले। यदि आपकी कुंडली में गुरु तीसरे भाव में है या छठे में है, सप्तम में है, नवम भाव में है, कर्म भाव में है, लगन में विराजित है, चौथे में विराजित है, दूसरे भाव में विराजित है, तो ये सब स्थिति में ये गुरु आपके लिए और फेवरेबल रहेगा। अब 12 लगन तो हमारे हो गए, ज़रा एक बार राशियों का भी हम जिक्र कर लेते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए कैसा जाने वाला है। मुझे नहीं पता कि आपने अभी तक कितने वीडियोस देखे हैं, उससे आपने क्या समझा है क्या नहीं समझा है, लेकिन शास्त्र के अनुसार चंद्र से गोचर देखने की विधा अलग है और लगन से गोचर देखने की विधा अलग। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो चंद्र राशि की बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपका चंद्रमा इन राशियों में है या आपने सुना है कि आप मेरी राशि ये है, तो आपकी राशि पर इस गुरु के गोचर का क्या असर रहेगा। मैं केवल एक श्लोक आपके साथ शेयर करूंगा और उस श्लोक को आपको समझाऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। आप उसको लगाइए और फिर देखिए कि आपके ऊपर उसका क्या परिणाम आता है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। भीतिम वित्तम पीड़नम वैरिवृद्धम सौखम शोकम राजमानम च रोगम सौख्यम दैत्यम मानवित्तम च पीड़ाम दत्ते जीवो जन्म राशि सकाशात। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि चंद्र राशि के ऊपर से गुरु के गोचर होने पर व्यक्ति को भीत यानी कि डर का एहसास होता है, फियर रहता है। ये अलग अलग ग्रंथों में श्लोक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अधिकतर ने इसी बात का समर्थन किया है जो अभी आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उस बात का। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि से तीसरे गुरु गोचर कर रहा है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखा है पीड़नम। अगर आप देख पाए तो हम ये कहेंगे कि मेष राशि वालों को पीड़ा रहने की संभावना है। वृषभ राशि वालों के लिए वित्त, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए दूसरे घर में गुरु आया है तो उनको पैसे का फायदा होने वाला है। जिनकी भी वृषभ राशि है उनके लिए गुरु का गोचर पैसे का लाभ दिखा रहा है। जिनकी भी मिथुन राशि है उनके चंद्रमा पर से गुरु का गोचर है तो एक फियर बना रहेगा, एक एंजाइटी बनी रहेगी, कुछ खोने का डर कि ये ना हो जाए ये ना हो जाए, उसकी संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी जब तक मिथुन में गुरु का गोचर रहेगा। इसके बाद कर्क राशि वालों के लिए 12वें गोचर आया है जो कि अगेन पीड़ा को इंडिकेट करता है। इसके अलावा सिंह राशि के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ दिखती है, पैसा दिखता है कि उनको लाभ होने के योग बनेंगे। कन्या राशि को ये डर रहेगा कि उनकी पोजीशन ना चली जाए। जैसे मिथुन के लिए हमने कहा फियर या एंजाइटी रहेगी, यहाँ पर स्पेशली करियर रिलेटेड स्ट्रेस दिखता है कि करियर को लेके चेंज या डिमोशन या किसी तरह का मेरा बदलाव, उसकी संभावनाओं को बल मिलता है। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, ये सुख प्रदान करने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहा गया रोग की संभावना बढ़ जाती है,
क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में ये गोचर आया है। जब नवम में गोचर आता है तो बोला गया राजमानम, मतलब एप्रिसिएशन फ्रॉम राजा, या जिसके हाथ में भी सत्ता है वो आपको अप्रिशिएट करे। तो किसी तरह की तारीफ़, किसी तरह का फ़ायदा सरकार से, बॉस से आपको होने के योग बनते हैं यदि आपका धनु लगन है तो। अब बात करते हैं मकर की। मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं बताया गया, कहा गया कि ये दुख को बढ़ाता है। तो अगर आपकी बृहस्पति की महादशा है और चंद्रमा आपका मकर राशि में बैठा है तो हम कहेंगे दुख के योग बनते हैं, दुखी होने के योग बनते हैं। कुंभ वालों के लिए कहा गया ये सुख प्रदान करने वाला है, फ़ायदा देने वाला है। और मीन राशि के लिए कहा गया कि शत्रुओं का डर लगा रहेगा, शत्रुओं से थोड़ा बच के रहे, शत्रुओं के डर आपके मन में होगा कि परिस्थितियां मेरे विपरीत ना हो जाए। तो ये 12 राशियों के लिए एक एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि ये शब्द आप लगा लीजिए अलग अलग राशियों पर। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, ये भी काम करता है, लगन भी काम करता है, दोनों को साथ रख कर फलित किया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी की कन्या राशि है। अब कन्या राशि वालों के लिए बोला गया कि 10वें घर में गुरु का गोचर तुम्हें पदच्युति या तुम्हें टेंशन दे सकता है, फियर ऑफ लूजिंग जॉब। ठीक है, उसी व्यक्ति का कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न में कहा गया आपके गेन की संभावना है, पैसा बढ़ने की संभावना है। अब जॉब जाने से तो पैसा बढ़ता नहीं, लेकिन सच पूछे तो बढ़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एक जॉब के साथ हम लटके रहते हैं कि यार ये ना चली जाए हाथ से, ये चली गई तो हमारा क्या होगा, राइट। जबकि बाद में हम देखते हैं कि वो जब जॉब गई और हमने नई अपॉर्चुनिटी को सर्च किया तो हम बेहतर जगह पर पहुंच पाए। तो जब कभी भी फलित किया जाता है दोस्तों, तो लगन और राशि दोनों का विचार करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस जातक के साथ किस तरह की घटना घटित हो सकती है। आशा करता हूँ ये दोनों वीडियो आपको पसंद आए हों। पिछला वाला जिसमें कन्या राशि तक मैंने आपको बताया था, और ये जो आज आप देख रहे हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ यूनिक जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। साथ ही साथ बेल आइकन के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, दोबारा बताता हूँ। मैंने रिसेंटली एक चीज़ चेक की कि लोग बोला करते थे आप लाइव आते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जबकि हमने बेल आइकन दबाया हुआ है। तो जब मैंने गूगल एनालिटिक्स पर सर्च किया तो मुझे क्या मिला कि हाँ, वो सही कह रहे थे। जिन लोगों ने बेल आइकन दबाया है और अगर उसके बाद उन्होंने यूट्यूब की नोटिफिकेशन ऑफ़ की हुई है तो उन तक हमारे संदेश नहीं पहुंचते, हमारे लाइव आने की, हमारे नए वीडियो के बारे में, हमारे कोर्सेज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उन तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती। तो आपको करना क्या है, अपने फ़ोन के तो बेल आइकन को दबाना ही है। साथ ही साथ आप गूगल की यूट्यूब की नोटिफिकेशन भी अपने फ़ोन में ऑन कर देना कि यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है रिलेटेड टू योर चॉइस, आप किस किस चैनल को पसंद करते हैं, तो वो आपको उसी समय नोटिफिकेशन देगा कि अभी लाइव है या अभी कर रहे हैं, जो भी होगा वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो आप वो बेल आइकन वाला भी कर सकते हैं। मैं अभी आपकी जानकारी के लिए ऊपर वो स्क्रीनशॉट ज़रूर साझा करवाऊंगा टीम से, जिससे आप देख पाएँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगली बार मिलते हैं बाकी दोस्तों किसी और विषय के साथ। आशा करता हूँ आपको आनंद आ रहा होगा। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।